हेलो एवरीवन, वेलकम टू नारायण एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कैसे हो आप सब? जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग ये वन शॉट सीरीज अपने स्टार्ट किया है। इस वन शॉट सीरीज में हम लोग आपके 12th बोर्ड्स के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ये जो पीवाईक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी अपने बोर्ड एग्जाम्स लिखने के लिए। ये जो चैप्टर है ना, आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आप सब डर जाते हो ये वाला चैप्टर का नाम सुनते ही, क्योंकि इतने सारे डिजीजेस के नाम हैं, है ना। उसमें फिर कॉजेटिव एजेंट्स आ जाते हैं, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन और सिम्टम्स। कैसे याद रखेगा कोई इतना सारा? ये सब आप पढ़िए एनसीईआरटी। सबसे पहला मैं सजेस्ट करूंगी, अगर इस चैप्टर में आपको मार्क फेच करने हैं ना, एनसीईआरटी बुक खोल के बैठ जाइए। एनसीईआरटी बुक पढ़िए, लाइन बाय लाइन आप पूरा अंडरलाइन करिए इंपॉर्टेंट चीजें। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना। जब आप ये पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो उसके बाद इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं। और आपका ये काम आसान करने के लिए आज हमने ऐसे ही क्वेश्चंस चूज करे हुए हैं, जो कि अगर आप प्रैक्टिस कर लिए और चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए, तो आपके इस चैप्टर से पक्का 8 से 9 मार्क तो तय ही तय है। ये जो 8 to 9 मार्क्स आते हैं इस चैप्टर में, इसमें से कुछ कुछ शॉर्ट आंसर, फिर एमसीक्यूज, फिर असर्शन और रीजन, और कभी कभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो उतने ज्यादा फ्रीक्वेंसी में तो आते नहीं है, बट यू कैन नॉट लीव आउट एनी टॉपिक। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू में क्या पूछा गया है? द डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट कंफर्म्स टाइफॉइड इन ह्यूमंस इज। आपके ऑप्शंस है एलाइजा, विडाल टेस्ट, एमआरआई और एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, जो एमनियोसेंटेसिस है ये तो कैंसल आउट हो ही जाएगा, क्योंकि ये तो आपके इस चैप्टर से है ही नहीं, इसमें कोई ऐसे इसका रिलेशन नहीं है। एमआरआई जो है, एमआरआई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता है टाइफॉइड कंफर्म करने के लिए। बच गए एलाइजा और विडाल टेस्ट। ये काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एलाइजा जो है, एलाइजा टेस्ट भी आंसर नहीं है इसका। आपका करेक्ट ऑप्शन है विडाल टेस्ट। टाइफॉइड डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो है विडाल टेस्ट। मिल गया आपको 1 मार्क। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे आपको? टेटेनस एंटीटॉक्सिन, tetanus toxoid, when injected into the human body, immediately provides what? जो टेटेनस का इंजेक्शन दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है? ताकि इमीडिएट एक्शन हो। करेक्ट। और इमीडिएट एक्शन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे टेटेनस टॉक्सॉइड दिया जाता है, जिसको हम टेटेनस एंटीटॉक्सिन बोलते हैं। इसके द्वारा आपको कौन सी इम्यूनिटी मिलती है? इमीडिएट, क्योंकि रिएक्शन होना है इसका, इससे हमको मिलती है पैसिव इम्यूनिटी। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विच इज पैसिव इम्यूनिटी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या पूछा है? इंटरफेरॉन्स आर प्रोटीन्स इन ह्यूमंस, दे आर सीक्रेटेड बाय द थाइमस ग्लैंड, बी लिम्फोसाइट्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स या फिर टॉन्सिल्स। कौन सा आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे? आप सबको पता है इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं, उनके जो नियर बाय सेल्स है उनको वो लोग वार्निंग देते हैं, ताकि वो ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स ऑलरेडी इन्फेक्ट हो गए हैं उनके नियर बाय सेल्स को वो वार्निंग देंगे दैट यू हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, तो ये अगर आपका एक इंटरफेरॉन हो गया, इंटरफेरॉन वार्निंग जनरेट करेगा बाकी के सेल्स को। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थाइमस ग्लैंड भी नहीं है, बी लिम्फोसाइट्स भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। सो द सेल्स व्हिच आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड बाय अ वायरस will start sending warning signals to the nearby cells and those are called as interferons. ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम ये क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है? राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी वन स्पीशीज ऑफ फाइलेरियल वर्म दैट कॉजेस फाइलेरियासिस। मेंशन द मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द डिजीज एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। दो हिस्सों में क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है आपको साइंटिफिक नेम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है मोड ऑफ इन्फेक्शन, उसके बाद है आपका इफेक्ट। लास्ट में इफेक्ट है, पहले मोड ऑफ इन्फेक्शन, उसके बाद कॉजेटिव एजेंट। कोई भी आप डिजीज पढ़ लीजिए इस चैप्टर में, उसमें आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज याद रखनी है? उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। कॉजेटिव एजेंट याद करते ही उसके बाद आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन या मोड ऑफ इन्फेक्शन, उसके बाद उसके इफेक्ट,
या फिर उसके सिम्टम्स आपको याद करने हैं। हर एक डिजीज के लिए एक एक करके ऐसे आप बना सकते हो। और सबसे इजी वे क्या है बेटा? सबसे इजी वे है इसको फॉलो करने का एक फ्लो चार्ट, या फिर आप एक टेबल या चार्ट बना सकते हो। इसमें आप अलग अलग कॉलम्स बनाइएगा। अलग कॉलम्स में पहले तो कॉजेटिव एजेंट लिख दीजिए, यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट, यहाँ पे आप उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट हैंड में लिख रही हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट यू कैन राइट द इफेक्ट और द सिम्टम्स। ऐसे करके आप हर एक डिजीज के लिए बनाइए, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम आंसर करते हैं। फाइलेरियसिस कौन कॉज करता है? साइंटिफिक नेम है विकेरियरा बैंक्रॉफ्टी। ओके, दिस इज वेरी इजी। सारे जितने भी डिजीजेस हैं आपको उसके कॉजेटिव एजेंट्स के नाम याद रखने। मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है? बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मस्कीटो सच एज क्यूलेक्स एंड एनोफिलिस एंड एडीज। तो 3 स्पीशीज के नाम यहाँ पे मेंशन किए। क्या क्या ये है? क्यूलेक्स, एनोफिलिस एंड एडीज स्पीशीज। अब ये कैसे होता है? जब कोई इन्फेक्टेड मस्कीटो बाइट करता है ह्यूमन को, वो क्या करेगा? माइक्रोफाइलेरिया, वो क्या होता है? इसका लार्वल स्टेज होता है। दैट विल गो इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द पर्सन, then it will travel across the lymphatic system and they will mature there into adult worms। ठीक है, अभी कैसे आया उसके थ्रू हो गया, देन lymphatic system एंटर करने के बाद एडल्ट वॉर्म्स में वो मेच्योर हो जाते हैं। देन बॉडी में वो क्या इंपैक्ट करेगा? जो ये एडल्ट वॉर्म्स है वो लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, उसमें क्या होगा? लिम्फेटिक फाइलेरियसिस हो जाएगा, या फिर लिम्फेडेमा हो जाएगा। कहीं पे भी अगर आप देखो ये वर्ड आ रहा है जो कि है एडेमा। एडेमा का मतलब होता है स्वेलिंग, ठीक है, लिम्फेडेमा। सो इट विल लीड टू स्वेलिंग ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन, क्योंकि वहां पे लिम्फेटिक वेसल्स में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। ओके, एंड इट विल अफेक्ट द लेग्स, आर्म्स, ब्रेस्ट और द जेनाइटल ऑर्गन्स। क्रोनिक इन्फेक्शन अगर हो गया, काफी टाइम तक अगर वो रह गया, देन it will result in elephantiasis where the affected body parts become abnormally enlarged and thickened। आपके इसके रिलेटेड इमेजेस भी हैं आपके एनसीईआरटी में, आप रेफर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे क्या होता है। ओके, सो फाइलेरियसिस इज कॉज्ड one worm was asked, you have written Wuchereria bancrofti। मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा है? by the bite of a female mosquito, could be Culex, Anopheles और Aedes mosquito। उसमें वो लार्वल स्टेज उसका इंजेक्ट हो जाता है, फिर मैच्योरेशन हो जाता है जो कि आपके लिम्फेटिक वेसल्स को इंपैक्ट करते हैं, एंड देन ऑल दीज इफेक्ट्स कैन बी सीन। ठीक है, अदर सिम्टम्स में क्या क्या देखा जाएगा? अदर सिम्टम्स में यू विल हैव फीवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फ नोड्स एंड रिड्यूस्ड इम्यून फंक्शन। क्यों? क्योंकि आपका लिम्फेटिक सिस्टम इसमें इफेक्ट हो रहा है, दैट इज व्हाई द इम्यून सिस्टम्स रिस्पॉन्स विल बी रिड्यूस्ड। आ गया समझ में? ये हो गया आपका क्वेश्चन। यू विल गेट इजिली, यू विल गेट 3 मार्क्स फ्रॉम दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या है? नेम द डिजीजेस एंड देयर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन इन ह्यूमंस बाय। फर्स्ट है आपका कॉमन राउंड वॉर्म और सेकेंड है आपका फाइलेरियल वॉर्म। देखिए ये जो 2 टाइप्स ऑफ डिजीजेस है ना, फाइलेरिया को लेके कुछ कुछ क्वेश्चंस हमेशा हर साल रिपीट होते जा रहे हैं, इसको प्लीज आप स्किप मत करिएगा। और एक डिजीज है जो कि हमेशा क्वेश्चंस रिपीट होते आ रहे हैं, वो है टाइफॉइड रिलेटेड। गॉट इट? कैंसर और एड्स, ये जो 4 चीजें हैं ये चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप स्किप मत करिएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी के टॉपिक स्किप कर दीजिए, but all these things which I am actually discussing today are very very important। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो पूछा गया था यहाँ पे क्या है? कॉमन राउंड वॉर्म जो है वो है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स डिजीज। क्या कॉज करता है? एस्केरियासिस। अभी इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो आपको पता ही है, इंजेक्शन ऑफ फूड और वाटर कॉन्टेमिनेटेड विद द एग्स ऑफ एस्केरिस। और क्यों, कैसे स्प्रेड होगा? क्योंकि अगर आपने अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं किया, अगर आपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अच्छे से वॉश नहीं किए, तो वहां से ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 कौन सा था? फाइलेरियल वॉर्म। अभी हमने देख लिया वुकेरिएरा बैंक्रॉफ्टी, उसका और एक स्पीशीज कौन सा है? ब्रूगिया मलाई। ठीक है, इट विल कॉज फाइलेरियसिस और उसका एक एडवांस स्टेज जब हो जाएगा तो एलिफेंटियासिस हो जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, थ्रू द स्प्रेड ऑफ फीमेल मस्किटोज लाइक क्यूलिस, एनोफिलिस और एडिस स्पीशीज, and it will inject the microfilaria into the human bloodstream where they will impact the lymphatic vessels।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से रिंग वॉर्म के ऊपर क्वेश्चन है। रिंग वॉर्म हो गया, राउंड वॉर्म हो गया, यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। Ringworm is one of the most common infectious fungal diseases in humans. ये आपका स्टेटमेंट है। इसके रिलेटेड क्या आंसर पूछा है? Name any two genera of fungi which cause ringworm and state any of its two symptoms. ये जो चैप्टर है ना, यहाँ पे आपके बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, फंगल डिजीजेस, प्रोटोजोइन डिजीजेस, सारे डिजीजेस इंक्लूडेड है। ओके, सो नाउ दिस रिंगवर्म व्हिच इज आस्क्ड इज अ फंगल डिजीज। तो इसमें आपको दो जेनेरा मेंशन करने हैं फंगाई के जो कि ये कॉज करेगा, और उसके दो सिम्टम्स क्या क्या है। यहाँ पे क्या है, फंगाई दैट इज कॉजिंग रिंगवर्म इज ट्राइकोफाइटन और माइक्रोस्पोरम। ये जो है ये दो आपके रिंगवर्म कॉज करेंगे। सिम्टम्स क्या क्या होता है यहाँ पे? रेड, scaly and itchy circular patches on the skin, scalp और nails. आपके बुक में रेफरेंस इमेजेस हैं, प्लीज रेफर टू इट एज वेल। Okay, next is cracking, peeling or blistering of the affected skin, sometimes leading to inflammation and discomfort. ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें easily you'll be able to fetch it अगर आप ऐसे नीट और क्लीन हिसाब से मेंशन करके अपने आंसर्स लिखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका प्लाज्मोडियम के ऊपर, मलेरिया, है ना। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोएन नीड्स both a mosquito and a human host for its continuity. You have to explain this. कुछ कुछ डिजीजेस हैं जो कि चुन चुन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिपीटेडली, ये एक उनमें से है। यहाँ पे पहले तो आपको लिखना है प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोएन है वो क्या कॉज करेगा, वो कॉज करेगा मलेरिया। उसमें उसको दो होस्ट की जरूरत है, एक है मस्किटो वेक्टर और एक ह्यूमन जो है प्राइमरी होस्ट। एक तो हो गया वेक्टर, एक है प्राइमरी होस्ट। दो लाइफ साइकिल्स होते हैं उसके। फर्स्ट जो लाइफ साइकिल है वो है एसेक्सुअल, ओके। नेक्स्ट जो है उसका वो है सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल साइकिल कहां पे होता है? मस्किटो में, जो कि हो जाता है उसका डेफिनेटिव होस्ट। ह्यूमन बींग्स आर द इंटरमीडिएट होस्ट। यहाँ पे एक फिगर भी आप बना सकते हो, ये सबको लेके एक चार्ट बना सकते हो, ये होल डिजीज के स्प्रेड के बारे में। उसको इंक्लूड करने के साथ साथ आप ये सारे पॉइंट्स उसमें मेंशन कर सकते हो। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि अगर एक फीमेल एनोफिलिस मस्किटो जो कि इन्फेक्टेड है, वो अगर एक ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो वो क्या इंजेक्ट करेगा? स्पोरोजोइड्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यहां से भी 1 मार्कर्स आ जाते हैं, ओके, कि कौन सा इंफेक्शियस स्टेज है मलेरियल पैरासाइट में जो कि इंजेक्ट होता है। ओके, सो व्हाट you'll write स्पोरोजाइट स्टेज। ओके, फिर क्या होगा? स्पोरोजॉइड्स क्या करेंगे? लिवर में जाएंगे, they will multiply and they will form the next stage that is merozoites. अब मेरोजॉइड्स क्या करेंगे? आरबीसीज में जाके फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे और आरबीसीज को रप्चर करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? एक बार वो रप्चर हो गया तो फीवर एंड चिल्स और आपके मलेरिया के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे उसमें। गॉट इट? नाउ these some of the merozoites will develop into gametocytes and they will enter the mosquito's body when it bites an infected person. ये हो गया आपका asexual cycle. अब आ जाओ मस्किटो के गट में, तो आ गए अभी मेरोजॉइड्स, तो क्या हो जाएंगे? उसमें से गैमेटोसाइट्स डेवलप हो जाएंगे, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स। अब क्योंकि मेल और फीमेल है, व्हाट विल दे डू? दे विल फ्यूज एंड दे विल फॉर्म अ जाइगोट व्हिच विल डेवलप इनटू एन ookinete. अब ये जो ookinete है ये स्पोरोजॉइड फॉर्म करेगा और फॉर्म करने के बाद मस्किटो के कहां पहुंचेगा? सैलिवरी ग्लैंड्स में। Then the mosquito will inject the sporozoites into another human during its next blood meal, continuing the cycle. ऐसा ऐसे करके ये spread होते जाएगा। Then it is said therefore that it will require both humans for asexual reproduction and mosquitoes for sexual reproduction, assuring its survival and transmission. तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये दो हिस्से में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा, through the human host and the mosquito which is a vector. इसमें आपके फिगर्स भी आप ऐड कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी कभी कभी 1 मार्कर्स भी पूछ दिए जाते हैं। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। ये सारे जो स्टेजेस है, मेरोजॉइट है, स्पोरोजॉइट है, ookinete है, गैमेटोसाइट्स है, जाइगोट फॉर्म हो रहे हैं उससे, सब चीजें आपको याद रखिए। और कहां पे हो रहा है? ब्लड स्ट्रीम में हो रहा है कौन सा स्टेज, लिवर में कौन सा स्टेज हो रहा है, मस्किटो के गट के अंदर कौन सा स्टेज हो रहा है, हर किसी से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, ओके। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे आप देखिए क्या क्या है। यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है उसमें मेंशन किया गया है नेम ऑफ द डिजीज।
नेम ऑफ द डिजीज, उसके बाद कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, उसके बाद उसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वाला जो डिजीज दिया है वो है निमोनिया और है स्ट्रेप्टोकोकस। इसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस करेगा जब निमोनिया। सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? सिम्टम्स है फीवर, चिल्स, कफ एंड सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन एंड हेडेक। तो जो लिप्स होते हैं, फिंगर नेल्स होता है, वो ग्रे टू ब्लूइश टर्न हो जाता है ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ओके, नेक्स्ट देखिए आप टाइफॉइड। टाइफॉइड कौन कॉज करता है? सैल्मोनेला टाइफी कॉज करता है, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं सैल्मोनेला टाइफी। What are the symptoms then? The symptoms are high fever, weakness, headache and stomach pain. ठीक है, okay. Next, rhinovirus is the causative organism. What does rhinovirus cause? Rhinovirus will cause common cold. कॉमन कोल्ड में क्या क्या होता है? नेजल कंजेशन होगा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, सोर थ्रोट, कफ एंड हेडेक, क्योंकि ब्लॉकेजेस फिर आ जाता है साइनस में। दैट इज व्हाई राइनोवायरस कॉजेस कॉमन कोल्ड, ये हमको पता है। एस्केरिस विल कॉज एस्केरियासिस। और इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स इसमें होते हैं internal bleeding, muscular pain, fever, anemia and blockage of the intestinal passage. सबसे बड़ा सिम्टम यही है आपका intestinal passage. ओके, अब यहाँ पे पूछा गया था मैकेनिकल कैरियर्स ऑफ द डिजीजेस क्या क्या होता है, इसमें से है आपका टाइफॉइड। टाइफॉइड एक डिजीज है जो कि मैकेनिकल कैरियर से कैरी होता है, विच इज द बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी। इसमें पूछा गया था कि कितने डिजीजेस हैं, जो ABCD लिखा गया था या WXYZ, उसमें से कौन कौन से मैकेनिकल कैरियर्स के थ्रू होते हैं, तो दैट इज टाइफॉइड। और आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो है सैल्मोनेला टाइफी। गॉट इट? ये मिल गया आपको फिर से 3 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द कॉजेटिव एजेंट ऑफ फाइलेरियोसिस इन ह्यूमंस, मेंशन इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया फाइलेरियोसिस के रिलेटेड। ओके, ये वाला हमने कर लिया है, सो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग दैट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the lymphoid organ in humans that produces different types of cells. Mention the name of the blood cells that migrate from this lymphoid organ to another lymphoid organ and state the changes it undergoes so as to provide immunity. ये जो क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। यहाँ पे तो पहले आपको लिम्फॉइड ऑर्गन बताना है कि जहां पे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो वो है आपका बोन मैरो। Bone marrow is the primary lymphoid organ, kids. Okay, and it will produce different types of blood cells, including the immune cells of our body. अब दूसरे जो lymphoid organ में migrate होंगे वो क्या है? वो है T lymphocytes या T cells. कहाँ से? From the bone marrow where they produce to the thymus. Thymus में जाके उनका maturation होगा. Okay, the T lymphocytes will attain maturity when they migrate to the, अब कैसे ये मैच्योर हो जाएंगे इम्यूनिटी के लिए? T cells जो है पहले तो अंडरगो करेंगे डिफरेंशिएशन एंड सिलेक्शन सो दैट दे विल बिकम फंक्शनली एक्टिव, क्योंकि जब बोन मैरो में वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, जब तक वो थाइमस में ना पहुंचे, मैच्योर ना हो, देयर फंक्शन और they will not be that much active. Okay, so the T cells will develop specific receptors to recognize and respond to pathogens. पहली चीज क्या हो रही है? मैच्योरेशन हो रहा है। मैच्योरेशन सिर्फ होने से काफी नहीं है, उनके सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स बनने चाहिए, जो रिसेप्टर्स रेस्पॉन्ड करने के लिए हेल्प करेगा उसको पैथोजेंस के अगेंस्ट में। उसके बाद अलग अलग हेल्पर बन जाएंगे, हेल्पर टी सेल्स बनेंगे, वो क्या करेंगे? बीटा सेल्स और अदर इम्यूनो सेल्स को एक्टिव करेंगे। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बन जाएंगे जो कि इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल्स को भी किल कराएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? उनका मेमोरी फॉर्मेशन। मेमोरी फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नेक्स्ट स्टेज में इफ द पेशेंट और द पर्सन इनकर्स द डिजीज फॉर द सेकेंड टाइम, दैट मीन्स दे विल बी एबल टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द सेम पैथोजन। तो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए वो हेल्प कर लेगा। दैट इज व्हाई immunological memory formation is also there. When this T lymphocytes will mature and they will develop antigen specificity, they will form other subtypes, then they will also attain this memory.
ओके, तो मेमोरी सेल्स वो बन जाएंगे ताकि फ्यूचर में अगर वो सेम इनकर हो गया, सो इट विल बी एबल टू प्रोटेक्ट द पर्सन अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन और अगेंस्ट द पैथोजन। क्लियर है? ठीक है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में दे विल प्ले अ ह्यूज रोल एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फर्दर इन्फेक्शंस एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द टाइप ऑफ इम्यूनिटी द मदर प्रोवाइड्स टू द न्यूबॉर्न बेबी, हाउ डज इट हैपन? देखो यहाँ पे ये 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन है, बट इसके रिलेटेड कभी कभी आपको ना एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये जो है मदर वाला इम्यूनिटी, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी आपका टेटनस इंजेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, जब इम्यूनिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो रिमेंबर दीज टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ये सब आपको याद रखना है। ओके, so the type of immunity that the mother provides to the newborn is actually passive natural immunity. क्या है वो passive natural immunity? कैसे होता है? पहले तो प्लासेंटा के थ्रू में during the stage of pregnancy. So the mother's antibodies mainly क्या क्या है? IgG pass from her bloodstream to the fetus through the placenta, will provide protection against infections immediately after the birth. उसके बाद थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, ये तो हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आफ्टर द बर्थ क्या क्या हो जाएगा? आफ्टर द बर्थ कोलेस्ट्रम जो होता है वो रिच होता है इम्यूनोग्लोबिन ए में। ओके, इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडीज में रिच हो जाएगा तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स को इन्फेक्शन से बच्चे के बचा सकता है। And this passive natural immunity will provide immediate protection, but it is short-lived and no memory cells are formed. So the baby's own immune system must develop over time. ये इसीलिए बनता है, जो ये पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी है, ये इसीलिए बन के आता है कि इमीडिएट अगर कुछ हो गया बच्चे को, लेट्स से देयर सम पैथोजन व्हिच माइट अफेक्ट द बेबी, सो मदर के थ्रू में जो एक इम्यूनिटी आती है वो बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकती है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट क्योंकि उसमें मेमोरी सेल्स बन नहीं रहे। Okay, if the memory cells are not created, that means the baby will not be able, or the baby's body will not be able to recall or remember the pathogen next time. Therefore, this is only short lived. Okay, but immediate protection provide करने में वो काफी helpful है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? Passive natural immunity। चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें लिखा है it is often observed that the chances of a person suffering from measles in his or her lifetime are low if he or she has suffered from the disease in their early childhood. Justify the statement. कभी कभी ये मीजल्स वाला चिकन पॉक्स भी हो जाता है। ओके, सो इसमें ये पूछा गया है कि अगर एक पर्सन को एक डिजीज जैसे मीजल्स हो गया है, अगर बचपन में हो गया है, तो नेक्स्ट थ्रू आउट द लाइफ टाइम वो डिजीज उसको होने के चांसेस फ्यूचर में कम हो जाते हैं। इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि एक बार आपको हो गया तो बार बार नहीं होगा। करेक्ट? सो यहाँ पे ये पूछा कि आपको जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को। इट इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन, यू हैव टू राइट इट। ओके, क्या लिखना है आपको? अगर किसी को मीजल्स हो जाता है तो उनका इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड करता है एंटीबॉडीज बना के। ओके, सो द एंटीबॉडीज विल रिमेन इन द बॉडी, दे विल प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। So, if the person has suffered from measles, their immune system remembers the virus. Okay, memory cells बन गए हैं, वायरस को वो रिमेंबर करता है, तो नेक्स्ट टाइम अगर वो आ गया उसके बॉडी में वो इन्फेक्शन, वो पैथोजन को वो इनकर किया, सो इट विल बी एबल टू फाइट इट ऑफ। तो इम्यून मेमोरी डेवलप हो जाता है। सो in their early years, if somebody has contracted measles, they can be protected from future infections, which makes their chances of suffering from measles in the later life very very low. ये सेम एक्सप्लेनेशन आपको बस अच्छे लाइंस में लिखना है और बाकी ये जो टर्म्स है इसको अंडरलाइन करने हैं आपके आंसर शीट में, बिकॉज ग्रेड 12th में जब आप बोर्ड्स का पेपर लिख रहे हो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो इज मेंटेन अ क्लीन आंसर शीट। ठीक है, आपके जो टीचर्स पेपर करेक्ट करते हैं वो यही देखते हैं कि बच्चा कितना टू द पॉइंट लिखा है, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। भले ही आप 4-5 पेज का लिख ही लो, बट उसमें कुछ कंटेंट ना हो, इंपॉर्टेंट आपने टू द पॉइंट आंसर नहीं किया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। गॉट इट? सो व्हाटएवर इज आस्क्ड, जस्ट राइट इट एंड मेंशन इट वेरी क्लियरली एंड आल्सो हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ठीक है,
तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको क्या बोला जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप हो जाता है, जो कि वायरस अगर रीइंट्रोड्यूस हो गया बॉडी में, द बॉडीज इम्यून सिस्टम विल बी एबल टू फाइट अगेंस्ट इट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मेंशन द फंक्शन ऑफ स्प्लीन इन द ह्यूमन बॉडी, नेम द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन इट। कभी कभी क्या होता है, आपको स्प्लीन के बारे में, थाइमस के बारे में, बोन मैरो के बारे में और आपके लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में इमेजेस दिए जाते हैं, और ये जो इमेजेस है, इमेजेस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाता है, या फिर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको पूछ दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको स्प्लीन का फंक्शन लिखना है। तो स्प्लीन का जो फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है। नेक्स्ट फंक्शन है इम्यून रिस्पॉन्स, नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ ब्लड, नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ पैथोजेंस, and the different types of cells which are present in the spleen are red pulp cells and white pulp cells। ये आपको ऐसे, ये बहुत ही लंबा एक्सप्लेनेशन हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, you just write the points and mention the cells। okay, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, you have to name and state the type of immunity that acts as a biological shield to the developing fetus against many infections in the mother's womb। अभी जस्ट हमने करा था ये क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इन्फेंट्स रिमेन फ्री फ्रॉम पोटेंट इन्फेक्शंस एट लीस्ट 3 months आफ्टर बर्थ और इवन लॉन्गर ऑफ इफ दे आर ब्रेस्ट फेड। एक्सप्लेन गिविंग suitable reasons। अगेन द पार्ट 2 ऑफ दैट क्वेश्चन, जो यहाँ पे हमने कोलेस्ट्रॉम के बारे में डिस्कस किया था, और कोलेस्ट्रॉम कैसे आपको इम्यूनोग्लोबिन ए देता है बेबी को, कैसे वो इम्यूनोग्लोबिन ए बेबी को प्रोटेक्ट करता है, राइट। और ये जो आपका मदर्स वूम वाला है, वहां से प्लेसेंटल कैसे उसको प्रोटेक्शन मिलती है। ओके, सो वी विल आंसर दिस क्वेश्चन। पहले तो हमने लिखा है यहाँ पे मदर से प्लेसेंटा में क्या आ जाएगा, इम्यूनोग्लोबिन जी। That antibody is transferred from the mother to the fetus across the placenta। तो पहला आपका जो है ऑप्शन ए में प्लेसेंटल प्रोटेक्शन आएगा। जो प्लेसेंटा क्या करेगा, फीटस को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए टेम्पररी इम्यूनिटी देगा। तो इस टाइप ऑफ इम्यूनिटी में क्या हो जाएगा, एंटीबॉडीज मदर से तो रिसीव हो जाएंगे, बट आफ्टर बर्थ दैट विल रिड्यूस। ओके, नेक्स्ट ये वाला आपका क्या था, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी है ना। तो फ्रॉम द मदर द बेबी विल गेट पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी इफ इट इज ब्रेस्ट फेड। ओके, प्लेसेंटल ट्रांसफर ये हो गया, ये हमने लिख दिया आईजीजी। नेक्स्ट आपको लिखना है इम्यूनोग्लोबिन ए लिखना है। इम्यूनोग्लोबिन ए इज फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क एंड कोलोस्ट्रम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे पूछा, मेनी पीपल एक्सपीरियंस एलर्जिक सिम्टम्स ऑफ स्नीजिंग और wheezing on exposure to certain substances in the environment। Give 2 examples of such substances। Which type of antibodies are produced by the body in response to these substances? And then mention the role of mast cells in this kind of allergic response। पहले तो sneezing और wheezing जो है वो कुछ examples होते हैं, जैसे एलर्जेंस होते हैं, पोलन डस्ट हो सकता है, डस्ट माइट्स हो सकता है। ये जो एलर्जेंस है ये प्रोड्यूस करेंगे इम्यूनोग्लोबिन ई। सो आईजीई जो है वो क्या करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा स्पेसिफिक टू द एलर्जेंस। इट कुड बी स्पेसिफिक टू पोलन, इट कुड बी स्पेसिफिक टू द डस्ट माइट्स, एंड देन इट विल ट्रिगर दीज मास्ट सेल्स। अब जो ये मास्ट सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो सेंसिटाइजेशन फेज होगा। जब एक्सपोजर आ गया एलर्जन को तो आईजीई एंटीबॉडीज बन गए, ये तो ठीक है। आईजीई एंटीबॉडीज क्या करेंगे, मास्ट सेल्स के सरफेस में अटैच होके they will start to show the response। okay, but when there is re-exposure to the same allergen, that means the allergen will bind to the IgE antibodies on the surface of mast cells। उसके बाद different chemicals release होंगे। सबसे important है आपका हिस्टामिन। उसके बाद जब हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा, typical symptoms of allergic reaction such as sneezing, wheezing, itching and swelling। तो हिस्टामिन जो है वो क्या करने वाला है, ब्लड परमिएबिलिटी विल इंक्रीज ब्लड वेसल्स में। ओके, सो फ्लूइड लीकेज एंड इन्फ्लेमेशन इन द अफेक्टेड एरियाज व्हिच विल रिजल्ट इन द सिम्टम्स ऑफ एन एलर्जिक रिस्पॉन्स। तो आपके बॉडी में एलर्जन के एक्सपोजर के लिए बॉडी ये सब सिम्टम्स दिखाते हैं, और एक्सपोजर होने के बाद हिस्टामिन रिलीज होता है, जो कि एलर्जिक रिएक्शन में जैसे छींकना या वीजिंग करना या खुजली होना, इचिंग एंड ऑल ऑफ दैट will result।
So this is what the body's immune system will do when all these symptoms can be seen and immunoglobulin E release होने वाला है. आ गया समझ में? ओके, सो मास्ट सेल जब इंटरैक्ट करता है इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडीज के साथ तो एलर्जिक रिएक्शंस बॉडी में देखने को मिलता है और हिस्टामिन के साथ साथ अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स विल बी रिलीज सो दैट द बॉडी इज प्रोटेक्टेड. ओके, आ गया एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया है एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम. यहाँ पे दो लेबलिंग्स है, एक्स है और वाई है. उसमें आपको पूछा गया, आपको आइडेंटिफाई करना है एक्स क्या है और वाई क्या है, और मेंशन करना है कि ये जो मेजर फंक्शंस हैं इन दोनों के आपको दो दो फंक्शंस लिखने हैं. ठीक है, एक्स क्या है? एक्स है आपके लिम्फ नोड्स. वाई क्या है? वाई है आपका थाइमस. तो लिम्फ नोड्स के फंक्शंस क्या क्या है? लिम्फ नोड्स के फंक्शंस है कि ये लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो लिम्फ नोड्स व्हाट दे विल डू इज दे विल ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स or other antigens which happen to get into the lymph or tissue fluid. Okay, extracellular tissue fluid में. और जो antigens trap हो जाता है lymph nodes में, they are responsible for the activation of the lymphocytes. And when that lymphocytes will get activated, the body will be able to see a immune response. ठीक है, thymus का क्या function है? Thymus का है, it will provide micro environment for the development and maturation of the T lymphocytes. तो टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन में क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में कुछ भी इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट जर्म्स को फाइट करने में वो हेल्प करेगा. सो यू हैव रिटन इट इन वेरी शॉर्ट. पहले आपने आइडेंटिफाई कर लेना है, उसके बाद आपको एक एक फंक्शन लिखने हैं, दो दो फंक्शंस लिखने हैं इसके बारे में. गॉट इट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. यहाँ पे पूछा है, व्हाई डू डॉक्टर्स हैव टू कैरी मेनी टेस्ट्स फॉर सिलेक्टिंग अ पर्सन टू बी अ suitable donor for someone who is going for an organ transplant and not the organ from just anybody? You have to explain giving the reason. Next part of the question is, name the drug for a patient who has undergone a successful organ transplant and इसको उसके जिंदगी भर वो मेडिसिन को लेना है. तो यहाँ पे तो पहले ये पूछा गया कि क्यों किया जाता है. प्राइमरी रीजन है टिश्यू कंपैटिबिलिटी डोनर और रेसिपिएंट के बीच में, एंड द ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम वो क्या करेगा, हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को उसको मैचिंग करना पड़ेगा सो दैट different tests will be carried out. Blood typing, cross matching, HLA typing, all these will be performed to check whether this person is a close match. क्यों? क्योंकि बॉडी अगर दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करेगा वो क्या करेगा, रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा. It is a poor match, the body's immune system can trigger organ rejection. तो ऑर्गन अगर रिजेक्ट हो गया तो ट्रांसप्लांट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा. सो द होल प्रोसेस विल नॉट ऑकर. दैट इज व्हाई ये सारे टेस्ट किए जाते हैं सो दैट द ट्रांसप्लांट बिटवीन द ऑर्गन डोनर एंड द रेसिपिएंट इज सिमिलर और ये कंपैटिबल हो जाएंगे, उसके बाद जाके वो सक्सेसफुल होगा. ठीक है, उसके बाद पूछा यहाँ पे कौन सा ड्रग लेना चाहिए उसको, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेने चाहिए उसको जिंदगी भर. एग्जाम्पल्स क्या है, साइक्लोस्पोरिन और टैक्रोलिमस. ये जो ड्रग्स होते हैं साइक्लोस्पोरिन और ये क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम को प्रिवेंट करेंगे ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को अटैक करने में. क्योंकि जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा अरे ये तो फॉरेन ऑर्गन है ना. अगर जब अगर अभी आप देखो कि एक गार्डन है आपका, ठीक है, एक गार्डन में आप अपना वो लगा के रखे हो पेड़ वेड़ सब. इमेजिन करिए कोई ऐसे बाहर से आया और ना चोर वोर कोई घुस गया घर के अंदर, इतना सुंदर आपका गार्डन है, कुछ ले जाएगा, है ना. सो विल योर सीसीटीवी और वट एवर एनीथिंग कुछ भी है वो उसको क्या करेगा, आपके घर को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम एनी रॉबरी और एनीथिंग, राइट. तो इन द सेम वे अगर कोई फॉरेन ऑर्गन आपके बॉडी में अगर आ रहा है तो your body will reject it. Your body will try to, reject it because it's not its own. It will try to, treat it as foreign. तो ये जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स होते हैं बेटा, ये क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम को प्रिवेंट करेंगे जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उसके ऊपर अटैक करने से. ठीक है, सो however immunosuppressive drugs will increase the risk of infections and cancer. इसीलिए throughout the patient's life मॉनिटरिंग होना नेसेसरी है. आजकल अभी आप कार ऑन करते हो तो ऐसे करके आप रिमोट दबा दो कार खुल जाती है,
है ना, कोई भी कार के बगल में आ गया भी आपको साइरन बजने लग जाता कि अच्छा ये ऐसा है करके। इन द सेम वे अगर बॉडी में कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ तो इम्यून सिस्टम काफी एक्टिव हो जाता है, उसको ये ट्रीट करता है कि ये फॉरेन है, इसको मुझे बॉडी से प्रोटेक्ट करके रखना है। बट if you give the person immunosuppressive drugs, then that response will slow down. But there is also a chance that there might be infections as well. इसीलिए मॉनिटरिंग करना भी काफी नेसेसरी है। अब ये जो टॉपिक है बच्चे, ये टॉपिक से भी ना कभी कभी कुछ कुछ सालों में क्वेश्चंस पूछे गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज रीड दिस केयरफुली एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, बिकॉज यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्या पूछा, मेंशन द केमिकल नेचर ऑफ एन antibody and name the type of cells they are produced by. Write the difference between an active and passive immune response on the basis of antibodies. तो सबसे पहला तो आपको केमिकल नेचर लिखना है। एंटीबॉडीज क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। वो क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 हैवी चेन्स होते हैं, 2 लाइट चेन्स होते हैं। इसका भी आपको डायग्राम करना है। ओके, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं इसमें। दे हैव अ वेरिएबल रीजन जो कि एंटीजन बाइंडिंग करेगा, और एक कांस्टेंट रीजन है जो कि इम्यून सेल का इंटरैक्शन करने वाला होता है। अब ये जो सेल्स हैं एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस करेंगे वो क्या है, प्लाज्मा सेल्स। कहां से बनता है, बीटा लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स और बी सेल्स से। अगर आप यहाँ पे अभी देखो तो इधर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। पहला तो है सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज। एक्टिव इम्यूनिटी कहां से आता है, इंडिविजुअल्स ओन इम्यून सिस्टम में। बट अगर आप पैसिव इम्यूनिटी देखो तो वो एक्सटर्नल सोर्स से आता है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन, एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देगा क्योंकि उसमें मेमोरी सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। पैसिव इम्यूनिटी में शॉर्ट टर्म, बिकॉज नो मेमोरी सेल्स आर फॉर्म। एग्जाम्पल क्या है, वैक्सीनेशन, पोलियो का वैक्सीन। और यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी आपका मैटरनल एंटीबॉडीज ट्रांसफर्ड वाया प्लेसेंटा और मिल्क, आईजीजी, आईजीए, ये सब एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ओके, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है, रिस्पॉन्स टाइम है स्लो बट इट इज लॉन्ग लास्टिंग, whereas passive immunity is rapid but it is short lived or it is temporary. ठीक है, आ गया समझ में। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार रिपीट होता है बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, आपको ये याद रखना ही है। ओके, चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन नॉर्मल सेल्स एंड कैंसरस सेल्स। Why are biological modifiers like A interferon required for cancer treatment, alpha interferon required for cancer treatment? How do they act to treat the disease? सबसे पहले तो आपको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का इफेक्ट लिखना है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन से क्या होता है, जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको प्रिवेंट किया जाता है ग्रो करने से, अगर वो कॉन्टैक्ट में आ गए नेबरिंग सेल्स में। सो इससे क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो ग्रो करेंगे एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, और दे विल स्टॉप proliferating when they reach a certain density. जब भी कैंसर सेल्स बेटा डेवलप होते हैं वो उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। उसके कंट्रोल करने में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि नॉर्मल सेल्स शो करेंगे। ओके, इन नॉर्मल सेल्स कॉन्टैक्ट इनहिबिशन विल एक्ट एज अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। क्यों, क्योंकि दे विल ट्राई टू रेगुलेट देयर अननेसेसरी और अनकंट्रोल्ड डिविजन। ओके, सो दैट टिश्यू होम्योस्टेसिस मेंटेन होके रहेगा, बैलेंस मेंटेन होके रहेगा। गॉट इट। बट कैंसरस सेल्स में क्या है, यहाँ पे आपको इफेक्ट लिखना है ना। पहले तो आपने लिख दिया नॉर्मल सेल्स में क्या हो रहा है, उसके बाद आपको कैंसर सेल्स में लिखना है। कैंसर सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, वो खो जाता है, दैट इज एक्चुअली लॉस्ट। तो अनकंट्रोलेबली दे विल ट्राई टू डिवाइड एंड दैट इज अनकंट्रोल्ड। बिकॉज ऑफ दैट अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन ट्यूमर डेवलप हो जाएगा और कैंसर स्प्रेड हो जाएगा टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज मेटास्टेसिस। बहुत बार हमने सुना है लिवर मेटास्टेसिस हो गया है करके, है ना। क्यों होता है वो, क्योंकि अगर एक ओरिजिन है कैंसर का, लेट्स से इन द ब्लैडर और एनीवेयर, अगर वो है आपके ब्लैडर में तो मेटास्टेसिस हो जाएगा तो बॉडी के अलग पार्ट्स में हो जाएगा, लिवर में फैल जाएगा, कभी कभी आपके ब्लड स्ट्रीम तक भी वो चीजें आ जाती है। सो दैट इज वाई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है वो की फैक्टर्स है कैंसरस सेल्स की ग्रोथ में, बिकॉज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है वो लॉस्ट हो जाता है। गॉट इट। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाई आर बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स लाइक अल्फा इंटरफेरॉन रिक्वायर्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। कैसे बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स है, जो अल्फा इंटरफेरॉन है आपका वो कैंसर ट्रीटमेंट में इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बॉडी के इम्यून सिस्टम और उसकी एबिलिटी कैंसर से लड़ने के लिए दे विल हेल्प। ओके, सो
What are these? These are proteins or molecules that can modify the biological processes in the body to improve the immune system. Okay, so how do they act? आपने तो ये बता दिया कि प्रोटीन्स हैं. अल्फा इंटरफेरॉन जो है वो साइटोकाइन है जो कि कैंसर थेरेपी में यूज होता है. क्यों? क्योंकि बॉडी में इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है, तो इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिम्युलेट करने के लिए अल्फा इंटरफेरॉन इज यूज्ड. पहले तो इम्यून सेल सिस्टम को स्टिम्युलेट करेगा, जैसे आपके टी सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, उसको वो एक्टिवेट करेगा. तो जितने भी कैंसर सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए दिस मैकेनिज्म इज हेल्पफुल. देन जितना ट्यूमर ग्रो हो गया है, कैंसर बढ़ते बढ़ते सेल्स बढ़ते बढ़ते डेवलप होके ट्यूमर फॉर्म हो गया, राइट? So it will directly inhibit the growth. It will inhibit the growth of cancer cells. It will directly inhibit the growth of cancer cells by affecting their cell cycle and promoting apoptosis. इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है. ओके, एपोप्टोसिस क्या है? प्रोग्राम सेल डेथ है इन एबनॉर्मल सेल्स. ओके, देन ट्यूमर स्प्रेड को भी वो इंपैक्ट करेगा, वो रोकेगा, सो दैट इट डजंट गो टू द हेल्दी सेल्स एंड अफेक्ट देम. सो दिस इज व्हाट अल्फा इंटरफेरन डज, and it will act as a biological modifier and it will help in strengthening the body's natural immune response. All right, next question है अभी आपका ड्रग अब्यूज में. इस चैप्टर के 2 पार्ट्स है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो है उसमें, और एक पार्ट है आपका ड्रग अब्यूज, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज. इसमें ये ड्रग्स वाले क्वेश्चन है. पहला तो क्वेश्चन है आपको केमिकल नेम ऑफ स्मैक लिखना है एंड व्हाई इज द कंजम्पशन ऑफ स्मैक कंसिडर्ड एज एन अब्यूज. नेक्स्ट इज यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे लिखे गए हैं ड्रग्स, इसमें से आपको सोर्स प्लांट and the effect of each of the following drugs on the human body. First है आपका marijuana, then cocaine and then morphine. पहला तो है स्मैक का जो केमिकल नेम है वो है हेरोइन. ओके, and it is considered abuse because it is highly addictive. ये आपको पता है. It might lead to respiratory failure, it might lead to overdose risks and the person might die as well. Okay, अगर overdose हो गया तो. अब है आपका नेक्स्ट वन मैरिजुआना. मैरिजुआना का कैनबिस सैटिवा. ओके, क्या करेगा ये? Euphoria, impaired memory and coordination. Cocaine, coca plant, it will increase the heart rate and energy but can cause heart attack or stroke. Morphine क्या करेगा? Opium poppy, it will relieve the pain but it can cause addiction and respiratory depression. Next है आपका assertion और reason वाला क्वेश्चन. यहाँ पे आपको पूछा है कोकेन प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड एनर्जी. इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन. यहाँ पे असर्शन और रीजन जो है ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि कोकेन जो है वो यूफोरिया एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. और क्यों करता है? क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन है, ओके, उसके अपटेक को, रीअपटेक को वो ब्लॉक करेगा. सो द न्यूरोट्रांसमीटर that is dopamine is actually associated with pleasure and reward. तो अगर ये increased concentration में होने लग गया, डोपामिन का ब्रेन में बढ़ने लग गया, तो यूफोरिया आ जाएगा, एनर्जी डेवलप हो जाएगा और बहुत ज्यादा पर्सन अलर्ट होने लग जाएगा. That is what cocaine does to the body. So cocaine will produce a sense of euphoria and energy. That is correct. As well as जो यहाँ पे लिखा है उसका reason that it will interfere with the transport of neurotransmitter dopamine. That is also the appropriate reason for this assertion. Alright, तो इस चैप्टर से हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली. We started from 1 markers, then we did 2 markers, 3 markers, long answer questions, assertion, reason से भी हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं. इस चैप्टर में बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है. एड्स इंपॉर्टेंट है, कैंसर से क्वेश्चंस आते हैं, मलेरिया से क्वेश्चंस आते हैं, आपके फंगल डिजीजेस से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कॉमन कोल्ड रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, उसके बाद आपके ड्रग और अल्कोहल अब्यूज में आपके नेम ऑफ द प्लांट्स आ जाएंगे, आपको उसमें सिम्टम्स पूछे जा सकते हैं. सो प्लीज डू नॉट स्किप एनीथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर से मिनिमम पार्ट से 9 मार्क इजीली फेच कर सकते हैं अगर आपने सारा कुछ अच्छे से पढ़ के आंसर किया. Alright, so that was it for this video. Thank you so much for watching this video. And if you have any doubts, don't forget to put it down in the comment section. Thank you so much.